नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शर्वरी इनामदार है। मैं एमडी आयुर्वेद हूँ और पिछले 14 सालों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रही हूँ। रिसेंटली मेरे स्पोर्ट्स के साथ जब मैंने न्यूट्रिशन और व्यायाम जो है उसका इन डिटेल अभ्यास शुरू किया, जो मैं खेलती हूँ स्पोर्ट्स उसके लिए, तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि खाना जो है वो बहुत मायने रखता है, हमारी हेल्थ मेंटेन रखने में और एनहांस करने में। तो उसके बाद पिछले कुछ 5-6 सालों से न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन जो है उसकी मेरी मेन प्रैक्टिस है और वो फॉलो करने के बाद अगर किसी को दवाई लगती है, तो जिसे हम पिरामिड बोलेंगे हेल्थ का, मतलब आहार, व्यायाम, निद्रा सब अच्छे से चल रहा है, फिर भी मेडिसिन लग रहे हैं, तो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन जो जो है वो मैं देती हूँ। तो पुणे में मेरी प्रैक्टिस है और ऐसा कह सकते हो आप कि दिस इज डॉक्टर शर्वरी नामदार। तो अगर मेरे बचपन के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। मैं अहमदनगर जो जिला है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा जो है वो दोनों भी डॉक्टर हैं। अहमदनगर के छोटे से गांव में बालम टाकड़ी करके है, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे। तो उनके शादी के बाद मैं पहली हूँ, तो मुझे एक छोटा भाई और छोटी बहन भी है। तो उनकी प्रैक्टिस में वो बिजी रहते थे, तो जब मैं 3 साल की थी तो उन्होंने मुझे मेरे छोटे चाचा के पास जो है कुछ दिन पढ़ने के लिए रखा था। उसके बाद मैं बड़े चाचा के पास भी थी शेवगांव में। तो अप टू द स्टैंडर्ड 4 घर के बाहर रही थी मैं। तो जब मम्मी पापा पापा के पास वापस आई, वो पुणे में पिंपरी चिंचवड़ का जो एरिया है वहां पे रहते हैं। तो वहां पे उनका हॉस्पिटल शुरू हुआ। तब शुरू में मुझे मेरे माँ को मैं चाची कह के बुलाती थी, काकू मराठी में जैसे बोलते हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाता था। तो उसके बाद उन दोनों की जो प्रैक्टिस है वो मैं देखती थी। वहां पे बहुत बार लाइट्स नहीं होते थे, बहुत सीरियस पेशेंट्स भी आते थे और उस दरमियान मेरी माँ जो है ना वो बहुत ही क्यूरियस माइंड की है। तो वहां पे भी उनके अलग अलग प्रयोग चलते थे, मतलब निसर्गोपचार है, योग है। उनके प्रयोग जो जो है वो जो पेशेंट्स होते हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़े हुए होते हैं, मतलब जोड़ों के दर्द होते हैं या फिर ओबेसिटी होता है, तो इस चीज में एलोपैथी जो होती है वो काम नहीं करती है। तो फिर ये अदर पैथीज के जो प्रयोग है वो पेशेंट को इंडोर एडमिट करके उससे हेल्प मिल सकती है क्या, उसके प्रयोग करती थी। वो तो मैं देखा ही करती थी बचपन में। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगा कि हमें मुझे भी बायोलॉजी पसंद है। बहुत बार ऐसा होता था कि उनको असिस्ट भी दोनों को करना पड़ता था इमरजेंसीज में। छोटी थी मैं बहुत, लेकिन वो भी मैं थ्रिल होता था ना कि कुछ हो रहा है किसी इंसान को और कुछ किया जा रहा है और उसमें हम मदद कर पा रहे हैं। तो उसके बाद अगेन 11th-12th में हॉस्टल जाना पड़ा। 6 महीने तक रोज वो कॉइन बॉक्स होता था, उस पे एक कॉइन डाल के फोन करती थी मम्मी को, रोती थी बहुत कि यहाँ पे अकेला लगता है करके। फिर पढ़ाई हुई, एंट्रेंस दिया। उसके बाद पुणे में ही ताराचंद आयुर्वेद हॉस्पिटल है, टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय, वहां पे एडमिशन हुई मेरी। तो उस टाइम पे जो सीईटी होती थी निगेटिव मार्किंग का हमारा एक ही बैच था। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता है, इतना ही सिर्फ पता था मुझे मुझे क्या करना है, ये डायरेक्शन नहीं थी। सो आई वॉज इन सेकेंड ईयर आई गेस। और पार्श्वभूमि मेरे परिवार की ऐसे है कि मेरे पापा के साइड से भी सारे लोग जो हैं वो एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंटेलेक्चुअल फील्ड जो है उसमें है। तो फिर जो आध्यात्मिक तत्वज्ञान है या आयुर्वेद का साइंस है, 12th तक मेरा संस्कृत भी था, तो वो अच्छा लगने लगा, कुछ अलग है ऐसे लगने लगा। एट द एज ऑफ 20 माय हस्बैंड प्रपोज टू मी। आई वॉज स्टिल इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज और तभी भी उनको भी आप पूछोगे तो वही बोले। मैंने पूछा, उन्होंने पूछा शादी कर लें, तो मैंने कहा मम्मी को पूछती हूँ। एज यूजुअल मम्मी बोले आप कितने छोटे हो, आपकी पढ़ाई बाकी है, उनके लिए हम दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे, लेकिन जो होना होता है वो तो होता ही है। सो आई गॉट मैरिड विथ वैभव एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट माय पेरेंट्स विशेस। तो 2 साल तक, 3 साल तक शायद, हाँ बहुत ड्रामा चला। तो बात नहीं की उन्होंने।
एंड जो होता है ना, मम्मी पापा दोनों होते हैं घर पे, लेकिन हम किसी एक का अप्रूवल बहुत सीख करते हैं। मतलब हम उनके साथ बहुत गुड किड होते हैं, वो कहें जैसे वैसे करना हमें पसंद लगता है, आता है। तो उसके बाद सेकेंड ईयर में जब मैं थी, तो सेकेंड ईयर के एग्जाम पे आई वॉज 3 months प्रेग्नेंट विथ ऋतुपर्णा, माई एल्डर किड, and my husband is 10 years elder than me, so we have a lot of age gap between us. तो फैमिली जैसे हमने शुरू की तो हम रुके नहीं, उसके बाद चलता ही रहा सब. So when I was in third year, Rituparna was an year old child. तो उसको लेके पढ़ाई करके फिर बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है, मेडिकल कॉलेज में आपको एक साथ प्रैक्टिकल, हॉस्पिटल और पढ़ाई सब करना पड़ता है, एंड यू कैन नॉट गिव एनी रीजंस. तो बहुत कसरत होती थी. उसी टाइम पे इंटर्नशिप हो जाने के बाद आई थॉट दैट कि फैमिली अगर कंप्लीट करनी है तो हमें अभी दूसरा चांस जो है, 3 साल का डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, ले लेना चाहिए. सो व्हेन आई वाज इन एमडी फर्स्ट ईयर, प्रीलिम जो होती है सबसे टफेस्ट होती है, तब मेरा छोटा जो है मेघवर्ण, वो 3 महीने का था. ये दोनों टाइम पे मतलब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो, क्योंकि पुणे में ही एडमिशन मिलनी चाहिए, एलीट कॉलेजेस जो है वो पुणे में ही है और बहुत टफ रहता है. लेकिन करना ही कुछ ऐसा था कि किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कि देखो इसने जो प्रवाह होता है उसके अगेंस्ट जाके कुछ किया है, इसके लिए इसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो गई है. तो मैं ऐसे नेगेटिव मिसाल बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी. तो अभी भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स सब पूछते हैं कि कैसे किया यार. तो मैं भी पीछे देखती हूँ तो लगता है कि नहीं, अगर तय किया जाए, ये नहीं है मेरा कहना कि सबने ही छोटी उम्र में शादी करनी है और जल्दी बच्चे कर लेने हैं, लेकिन वो हो गया कोइंसिडेंटली. और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं घटती गई. करियर शुरू हुआ, तो जैसे हम लोग सेट होते हैं करियर वाइज, फिर शादी करते, फिर बच्चे होते हैं. तो मेरा थोड़ा उल्टा हुआ. सेकेंड ईयर में थी तब शादी कर ली मैंने और बच्चे हो गए, साथ में एजुकेशन चल ही रहा था, गैप नहीं था बीच में कहीं भी. और उसके बाद मेरी करियर की शुरुआत हुई. तो जब मैंने क्लिनिक में पहली बार मैं गई, तब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मतलब 2-3 साल के थे, प्राइमरी प्री प्राइमरी में जा रहे थे. तो जैसे वो जा रहे हैं उतनी देर, उतनी घंटे में क्लिनिक में जा रही थी. फिर देखो, एक माँ बनने के बाद जब पेशेंट्स होते हैं उनकी तरफ देखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है. हम ना समझे तो भी एम्पैथी के मोड में ज्यादा चले जाते हैं. तो सोचते हैं कि हमारे घर में अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कैसे हैंडल करेंगे. और इस तरीके से फिर कुछ ना कुछ रह रहा है. मतलब हम दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन प्रिवेंट करने के लिए कुछ कम हो रहा है. तो मेरा एमडी का जो सब्जेक्ट था वो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन था, जिसे आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त बोलते हैं. मतलब जो हेल्दी लोग हैं वो बीमार ना हो या उनकी हेल्थ एनहांसमेंट हो, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये आफ्टर 12th स्टैंडर्ड 12 इयर्स तक मैंने स्टडी किया हुआ है. सो आई वाज सपोज्ड टू नो इट ऑल, राइट, बट दैट वाज नॉट द केस. सो मैंने सोचा कि कुछ करना तो पड़ेगा. तो एज माय मदर यूज्ड टू टीच अस ऑल, एक रूटीन था. मतलब डायरी लिखने से लेके लॉग बुक में लॉग जो है वो बना के रखने से, सुबह उठ के योगासन अभ्यास, प्राणायाम करने से लेके सब चीजें मैं बहुत गुड गर्ल की तरह करती थी. लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि जो हम हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ चाहते हैं ना, एंथुजियाज्म होता है या एनर्जी लेवल्स होती है, वो कम पड़ती थी. देन माय हस्बैंड आस्क्ड मी कि मैं रोज जिम जाता हूँ, आप घर में ही एक्सरसाइज करते हो, पार्क नीचे जाते हो, तो क्यों ना आप मेरे साथ आओ. तो 2 दिन गई जिम में, बदन दर्द बहुत करने लगा. फिर पापा से पूछा, पापा बोले कि अरे हम तो बुद्धिजीवी लोग हैं, घुटने वाले का काम जो है ना वो हमसे नहीं होता है, तो तू जो चालू है वो चालू रख. मम्मी भी बहुत डर गई थी कि नहीं का बुढ़ापे में तकलीफ होगी, ये वजन उठाना जो है इस उम्र में ठीक नहीं है, पहले ही तुम्हारी 2 डिलीवरीज हो चुकी है. और जिम में कुछ अलग ही बात थी. पुशअप पुलअप कुछ भी नहीं मुझे आता था, डंबल रैक तो दूर. पहले तो वो
एरोबिक्स और योगा की जो बैच है उसी में मैं खुश थी कि चलो कुछ ग्रुप एक्टिविटी भी हो रही है। तो उसके बाद मैं सोचने लगी कि बल जो होता है, शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, वो हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जिसके पास शक्ति नहीं है ना, वो जीने का आनंद जो है वो उठा नहीं सकता है। तो हमारा जो शास्त्र है वो कहता है, बहुत कुछ कहता है शक्ति कमाने के बारे में, लेकिन जब हम दूसरे एनवायरनमेंट से जाते हैं, दूसरे एक्सपर्ट जो है अलग-अलग बातें बताते हैं, तो हम लोग फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? एक ये कह रहा है, दूसरा वो कह रहा है। तो फिर किताबें जो है ना वो खोजनी शुरू की और फिर से पढ़ना शुरू किया अलग दृष्टिकोण से। तो उसके बाद मुझे पता चला मुझे खुद की ताकत बढ़ानी है तो एक्सपेरिमेंट्स तो करने पड़ेंगे। तो धीरे-धीरे जैसे शुरुआत होती गई, मुझे कुछ चीज़ें समझती गई, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ जो है उसका भी नॉलेज मैंने फिर उसके साथ जोड़ दिया। फिर से क्लासरूम में जाके बैठी मैं। आई वाज़ ऑलरेडी लाइक 8 years in practice. So it was a very difficult thing for me. Like my father said, you are double postgraduate, you are a doctor. ये ट्रेनरों वाले काम कहाँ से करने लगे हो आप प्रैक्टिस बंद करके? तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम, आई डोंट वांट एनी रिग्रेट इन लाइफ कि मुझे ये करना था, मैंने किया नहीं और फिर बुढ़ापे में वो याद करते बैठूं कि ये किया किया होता उस टाइम पे तो अच्छा होता। तो धीरे-धीरे ऐसे समझ में आया कि मेरी ताकत जो है वो बढ़ने लगी है। आई वाज़ द वीकेस्ट वन इन द फैमिली, लाइक बचपन में मुझे चिढ़ाते थे मेरे कज़िन्स सब कि इसको तो पानी का भरा हुआ जो जिसे हमें वेसल होता है वो भी कैरी करने को ठीक से आता नहीं, गिरा देती है 4 जगह पे। तो जो चैलेंजिंग था, नेचर में नहीं था, उसमें भी अगर दिमाग लगाया जाए तो कुछ अलग हो सकता है। ये ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला कि क्यों ना पेशेंट्स को भी ये चेंजेस जो है करके देखने को बोले, क्योंकि जो फिजिकली ताकत बढ़ाती है वो चीज आपके कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी दूर करती है। एंड इन सबकी शुरुआत होती है वो आप क्या खाते हो, क्योंकि दवाई आप मिलीग्राम में खाते हो और फूड आप इतनी बड़ी मात्रा में रोज 2 बार तो लेते ही हो। तो अगर उसमें चेंजेस किए जाए, व्हाट इज नीडेड बाय योर बॉडी एंड योर लाइफस्टाइल, तो उससे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जो है विदाउट दवाई कंट्रोल में आते हैं। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट एंड इन द प्रोसेस आई गॉट स्ट्रॉन्गर। सो दैट्स व्हाई द कॉम्पिटिशंस हैपेंड and they are still going on. Like I haven't been on the top right now, but I am, optimistic for it कि nothing is impossible actually, that I felt. तो अगर fulfillment की बात की जाए ना, तो देखो कैसे होता है। पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो पढ़ाई करो, अच्छा जॉब पकड़ो और कमाई अच्छी होनी चाहिए, कुटुंब का जो पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से करना आना चाहिए हर एक को। ये बेसिक चीज होती थी, हर एक को बस यही सिखाया जाता था कि पढ़ाई करो, पहले नंबर लाओ, बस उसके आगे और कुछ कम्युनिकेशन उतनी ज्यादा होती नहीं थी। तो इन द प्रोसेस मैं भी जब छोटी थी तभी मुझे बच्चे हुए, तो उनके साथ मैं भी बड़ी हो रही थी ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि हुआ क्या कि इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस होता है, स्वातंत्र्य होता है, वो जेंडर के मायने नहीं रखता, लड़का है लड़की है उनमें होना ही पड़ता है आज की दुनिया में। लेकिन पैसा आया और सब ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो आयुर्वेद कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। मतलब क्या होता है, स्वाभाविक कर्म इस धर्म, मतलब आपको जो चीज करना पसंद है वो आपका धर्म होता है। वो पसंदीदा चीज ढूंढनी पड़ती है कई बार कि मुझे क्या करने से ये याद नहीं रहता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ या रही हूँ। तो वो चीज ढूंढना जो है वो आयुष्य फुलफिल होने में एक बहुत बड़ी चीज होती है। अर्थ मतलब आपकी इकोनॉमी है, काम इज बेटर नेक्स्ट जनरेशन, या लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ लव जो होता है वो काम होता है। और मोक्ष इज अल्टीमेट एनलाइटनमेंट। तो वहां तक जाने के लिए तो बहुत सारा प्रवास जो है वो करना पड़ने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो मैं ऐसे पड़ाव पे थी कि सेटल हो चुकी थी मैं, लेकिन कुछ भी एक कमतरता जो है वो मुझे खाए जा रही थी कि कुछ अलग करना है। वो अलग करने की चाह इसलिए थी
कि बच्चों को हम अगर कुछ दे सकते हैं तो वो सिर्फ विचारधारा होती है। हम तो जिंदगी भर उनके साथ उनके पास रह तो नहीं सकते हैं। ओपनली वो अगर फुलफिल्ड लाइफ जीते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एनी पेरेंट। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों को उठ के पीछे लगो, जंक ना मत खाओ, रात को मत जागो, ठीक से व्यायाम करो। उनको बोलोगे सिर्फ नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। जब उनको पढ़ाई करनी होती थी मैं खुद उनके साथ बैठती थी, क्योंकि मुझे भी मेरी पीजी की पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो हम सब साथ में मिलके पढ़ते थे। तभी मैंने देखा था कि बच्चे ऑलवेज फॉलो व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। तो इफ आई वांट टू गिव देम और वांट टू लीड देम हैप्पी हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ, तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। मैं क्या दे सकती हूँ उनको? आरोग्यपूर्ण जो आदतें हैं वो उनको सिखा सकती हूँ। तो शुरुआत इस चीज से हुई। तो अगर वो ये पाथ फॉलो करते हैं और ये महसूस करते हैं कि उनके डिफॉल्ट लाइफ चॉइसेस जो है दैट those are going to give them a long happy life without any disease, with mental stability. So that will be the biggest achievement at my personal level. That's what I think, and I am going to work for it till my last breath. वो कभी नहीं रुकेगा। और अगर मेरी प्रोफेशनल करियर की बात की जाए तो I have observed, I have humbled by so many people. Like eating healthy and exercising and sleeping on time are not that much hard things to do. But कुछ लोगों को ये जो hard चीजें है ना वो करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए. Because as we nowadays know that food can be also be an addiction. तो उस एडिक्शन से घिरे हुए लोग जब मेरे पास आते हैं, या फिर जिसने जन्म भर रोटी चावल खाया हुआ होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो मावली होती है, उसको माँ जो होती है किसी की, वो आती है और उसको हार्ट डिसीज या कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। ना कभी उसने स्मोकिंग किया है, ना गलत खान पान किया है, लेकिन शी इज नॉट मेटाबॉलिकली हेल्दी टू डाइजेस्ट मेटाबोलाइज ऑल दोज थिंग्स। सब कुछ है लेकिन वो माल नरिश्ड होती है, उसकी नरिशमेंट जो है उसकी तरफ ना उसका ध्यान होता है ना घर वालों का। ये पर्पसफुली नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दोज डिफॉल्ट फूड ऑप्शंस व्हिच आर लाइक सेड टू बी गुड फॉर यू बाय द पीपल हु आर एबल टू मेटाबोलाइज ऑल ऑफ दैट। समझ पा रहे हो? तो हर एक किसी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अलग होता है। एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ चीजें होती है जो सबके लिए अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। सोचो, आपने बचपन में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको एग्जाम्स जब होते हैं तो एक महीना भर पढ़ाई कर लो या 2 दिन पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और कुछ लोग होते हैं बहुत घिसते हैं, बहुत पढ़ाई करती है, लेकिन उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं वो कर पाते। So that is the difference between their cognitive ability and recollection of that memory thing. इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग कम ज्यादा है, बस एक एबिलिटी में वो कम ज्यादा है। वैसे ही that happens with your metabolism also. So if you take care of that, your patients get benefited from it, and that was the biggest what I can say that achievement for me. Recognizing the need of the patient. दवाइयाँ तो है, वो तो वरदान है, लगता ही है मेडिसिनल साइंस जो है इसी वजह से हम लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और जब वो पहले पीढ़ी के लोग करते हैं then their kids and youngsters follow them and it becomes easier for them to live healthy life. So that's the thing I think that which is making me more enthusiastic towards learning new things. Because it is hard, you know me because of social media, but I still don't know how to operate that. कितनी बार मुझे प्रॉब्लम आता है, अपलोड नहीं होती है चीजें, वो रील कैसे करना है, म्यूजिक कैसे लगाना है, सब बच्चों से सीखती हूँ, सिखाते हैं। और शुरू में ऐसा लगता है यार क्या करने की जरूरत है, टाइम भी नहीं है, लेकिन होता क्या है, लोग जो है ना गलत चीजें बहुत फ्लैशी तरीके से शेयर करते हैं, अच्छी चीजें करने वाले लोग हैं ना उनके बारे में बहुत साइलेंट रहते हैं। ये समझ में आने के बाद मैंने कहा क्यों ना अगर लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर करते हैं। और रही पावर लिफ्टिंग की बात, तो 2017 में बाय एन एक्सीडेंट
आई वेंट टू द कॉम्पिटिशन। तो पहली कंपटीशन बहुत बुरी थी, मुझे रूल्स पता नहीं थे, क्या करना होता है वो पता नहीं था, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे मैंने इम्प्रोवाइज किया, खेली, और उसके बाद पता चला थोड़ी स्ट्रांग हूँ बाकी लोगों से। तो घर पे बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, हस्बैंड के साथ हुआ, बच्चों के साथ हुआ, छोटे भाई के साथ हुआ। वो भी योगासन जो है ना, उसके मैचेस खेलता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है 2 बार। तो उसने कहा मेहनत तो है, देखता ही, तू अगर मेहनत करेगी नहीं करेगी तो भी तुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है उसका बड़ा आकर्षण है, मैंने देखा है। मुझे ऐसे लगता है मेडल मिले ना मिले, आपने ये परस्यू करना चाहिए। तो फिर उस टाइम से लेके आज तक खेल रही हूँ। बीच में कोरोना का जो पीरियड है उसमें प्रैक्टिस में बहुत सारा गैप आया। फिर सभी लोग हम मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब थे, जो बाजू के लोग हैं सफर हो रहे हैं उनको देख के। तब भी मैंने मेरा काम नहीं रोका। घर में क्या किया जा सकता है, मेंटली इमोशनली स्टेबल रहने के लिए क्या किया जा सकता है, ये मैं डालती रही। लाइफ इज देयर फॉर एंजॉयमेंट, मतलब आप जिए हो ना तो उसका आनंद तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन आप थोड़ी सी डिसिप्लिन रखते हो ना तो वो आनंद दुगना तिगना हो जाता है। तो यही बात है, इसीलिए सब काम चल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ महाराष्ट्र का खिताब मिला 4 टाइम। अभी बारी है जो इंडियन हमारा नेशनल फ्लैग है उसके लिए काम करने की, तो उसकी मैं राह देख रही हूँ कि कभी नियर फ्यूचर में वो होगा, मुझे बहुत और अच्छा लगेगा। तो अगर आयुर्वेद, पावर लिफ्टिंग, डॉक्टर होना, न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस करना, इन सब चीजों के बारे में हम एक साथ बात करते हैं या देखते हैं, लाइक वो टॉप व्यू होता है ना, जो आर्किटेक्ट निकालता है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का, उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो मुझे याद आता है आयुर्वेद कहता है कि सर्वदर्शन संग्रह होना चाहिए। मतलब क्या कि जब आप जीते हो अपना लाइफ तो हर किसी एक चीज फील्ड से आपने मदद लेनी चाहिए जो आपकी लाइफ एनहांस करता है। मतलब एक पर्सन इतने सारे चीजों का शायद मेरे सिवा और कोई है जो उतना टाइम नहीं दे पाएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि औषध शास्त्र है, आहार शास्त्र है और व्यायाम शास्त्र है। ये तीनों शास्त्र क्या चाहते हैं, आप जिस शरीर में रहते हो, जिसकी वजह से आप इस पृथ्वी पर सलामत हो, वो साधन है आपका आयुष्य जो है वो जीने का, और उसके शरीर में ही मन और प्राण जो है वो रहने वाले हैं। तो इन सब का जो अभ्यास है ना, वो इन डेप्थ ना सही, लेकिन जितना डेप्थ में हमें काम आ सके कि हम इम्प्रूव कर सके खुद को, उतना तो लेना चाहिए जिसको करियर करना है उसे। तो इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, देखो, आपने बोलते हुए जब कहा था कि मसल्स जो है, फैट जो है, वेट जो है वो बढ़ेगा तभी वो मसल में कन्वर्ट होगा। तो स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए तो मांस धातु और मेद धातु, ये दोनों धातु अलग है। धातु मतलब टिश्यूज हम कह सकते हैं शरीर के। तो मसल्स जो होते हैं ना वो बोन्स को अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर। आपको हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, तो नर्वस सिस्टम का कनेक्शन होता है उसको, इसलिए व्यायाम करके आप मसल्स कमा सकते हो। लेकिन आप पेट पे अगर चर्बी है और बोलो कि आज्ञा दो उसे कि आपने हिलना है, तो वो नहीं हिल सकती, उसको ब्लड सप्लाई है लेकिन नर्व सप्लाई नहीं है। तो जैसे आपका बॉडी वेट अगर आपको बढ़ाना है तो इट शुड बी अ प्रोडक्टिव बॉडी मास, लाइक योर बोन मास, योर मसल मास, दैट इज गोइंग टू परफॉर्म इनहांस आपका परफॉर्मेंस एंड योर हेल्थ। सो एक्सेस फैट is never beneficial for you. For women, it is 8 to 20%. For men, it is 5 to 15%. So, even though if you are skinny, you might be skinny fat. मतलब आपका बॉडी कॉम्पोजिशन है वो फैट का ज्यादा और प्रोडक्टिव बॉडी मास का कम है, ऐसे हो सकता है। सो दैट शुड बी नेवर बी द एम टू लुक थिन, क्योंकि दिखना और होना ये दो चीजें अलग है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि स्ट्रेंथ जो है वो मैटर करती है। सो इफ समवन वांट्स टू प्रोग्रेस और टेक इट एज अ करियर कि मुझे पावर लिफ्टर बनना है, या मुझे आयुर्वेद के फील्ड में आना है, या मुझे न्यूट्रिशन पे काम करना है, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि हर कोई चीज जो है ना वो सीखी जा सकती है। योर क्यूरियोसिटी मेक्स यू मोर नॉलेजेबल पर्सन।
तो मैं आपको खुद बताती हूँ कि डॉक्टर लोग जो होते हैं उनको बीमारी और उसका इलाज जो है उसके बारे में बहुत डिटेल में सिखाया जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन का पार्ट जो होता है ना, वो सेकेंड ईयर में 15 या 20 मार्क्स का होता है, उसमें भी उसका कितना टॉपिक गहरे तरीके से अभ्यास किया जाता है, दैट इज अ डाउटफुल थिंग। जब न्यूट्रिशन की पढ़ाई होती है तो उसके साथ डिसीज का जो अभ्यास होता है वो ऊपर ऊपर होता है, इन डेप्थ नहीं होता है। और जब आप पावर लिफ्टिंग की बात करते हो तो सिर्फ गेम रिलेटेड चीजें जो है ना वो सीखने को मिलती है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी विषय आपको एक्साइटिंग लगता है और आपको उसमें करियर करना है, तो यू शुड बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स अदर देन यू आर गोइंग टू फॉलो इन योर करिकुलम। मतलब क्या कि किताबें जो होती है उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया होती है, वो आंखें खोल के देखनी है। एंड डू रिमेम्बर टू फॉलो द राइट काइंड ऑफ पीपल। मतलब जैसे बुक्स होते हैं वो हमारे दिमाग में घुसते हैं ना, वैसे हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं ना वो दिमाग के साथ हमारे दिल में भी जाते हैं, तो दे इन्फ्लुएंस यू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो चूज वाइजली हु यू फॉलो, क्योंकि दिखने का और होने का जो पार्ट है, जैसे मैंने बताया, ये दोनों अलग चीजें होती है। सो यू विल सी सो मेनी सक्सेसफुल पावर लिफ्टर्स, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन जनरलाइज सब बताते हैं, जो अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी लगता है वही सब सिर्फ बता रहे हैं और वही सब हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें होती है पर्पसफुली चेंज भी करनी होती है। सो दैट विल बी माय एडवाइस कि कीप योर आईज एंड माइंड एंड ब्रेन ऑल द थिंग्स ओपन। डू नॉट गेट स्टिक टू एनी वन काइंड ऑफ थिंग। हर एक के लाइफ में एक व्यक्ति या ऐसे लोग, बुक्स, किताबें होते हैं जो जिसकी वजह से हम लोग इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं एंड वी एस्पायर टू बी लाइक देम। तो शुरू में जब मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन हुआ, सो माय हस्बैंड वाज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी। लाइक आई funnily we discussed that I have been with my husband for more years of my life than my parents, because I obviously got married very early. So he has the biggest impact on my thought process while it comes to the practical world. बहुत सेंसिटिव हूँ मैं, पहले तो बहुत ही ज्यादा थी। ऑब्वियसली जो रोमांस नॉवेल्स होते हैं वो पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो एक भी मराठी नॉवेल ऐसा नहीं है कि जो कितना भी बड़ा हो मैंने पढ़ा नहीं है। तो आयुर्वेदिक किताबें, रेफरेंस बुक्स पढ़ना और उसके साथ नॉवेल्स पढ़ना, ये मेरी हॉबी थी। Then he introduced me to the success literature kind of thing. You can win, like शिव खेरा का जो है 7 Habits of Highly Effective People है। अब ये बेसिक बुक्स है, सबने पढ़े हुए हैं। उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस हुई, हार्डली 1-2 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम यूज करना शुरू किया है। देन आई न्यू अबाउट टॉम बिलीव एंड साइमन सिनेक, द पावर ऑफ व्हाई। आप जब ढूंढते हो तो मुझे ऐसे लगा इन लोगों को देख के कि अरे ये सब क्वेश्चंस तो मुझे भी आते हैं, लेकिन nobody around me physically talks about them anymore. एंड उसके बाद खोज शुरू हुई कि मेरा भाई क्या है, हाउ कैन आई परस्यू इट, व्हाट कैन आई डू टू प्रैक्टिकली अप्लाई इट। ये सब क्वेश्चन जब लिखने शुरू किए, तो मेरी डायरियां हैं इतनी बड़ी बड़ी, जो कुछ भी मन में आता है लिखते जाती हूँ। तो वो जो बचपन की आदत थी मम्मी ने बताई हुई कि चीजें जो है वो लिख के रखना अच्छी बात है, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड जब व्हेन आई स्टार्टेड पावर लिफ्टिंग, तो उसका प्रोग्रामिंग होता है, न्यूट्रिशन होता है, इसके लिए मैंने खुद सीखना शुरू किया था। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू ट्राई टू बिकम योर ओन कोच। तो हर एक से आप जो संपर्क में आता है उससे मदद लेते हो, लेकिन वो नीरक क्षीर विवेक बोलते हैं, जैसे यू नो दूध निकालता है पानी में से, वैसे जो नॉलेज तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से क्या निकालना है, क्या लेना है, इसकी सतत विवेक बुद्धि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दैट इज द स्किल यू कैन डेवलप। तो ये चीज ऐसे नहीं है कि आप बचपन से, जन्म से ही लेके आते हो और फिर बाद में नहीं कर सकते हो। तो वही मेरा कहना है कि आप रिसेप्टिव रहते हो, और जैसे आपके संपर्क में लोग आते हैं वैसे ही आपके संपर्क में किताबें और सोशल मीडिया वाले लोग भी आते हैं। सो दीज पीपल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनल लाइफ। तो वो जो है वो चूज करना
उसमें से जो ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद को बेटर बनाने में मदद करे, उसको फॉलो करना, ये प्रिंसिपल है। मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं आगे भी फॉलो करते रहूंगी। तो मेरा एडवाइस है कि सबने करना चाहिए ये। इमोशनल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, या फिर जो खुद का टाइम होता है, वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। मतलब बच्चे होने के पहले और होने के बाद कुछ समय ऐसा था कि बचपन में मैं भरतनाट्यम सीखती थी। तो दैट वाज माय फेवरेट पास टाइम, कि रिकॉर्डिंग लगाना है और उस पे फुटवर्क जो है वो प्रैक्टिस करना है। एंड आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ पोएम्स बैक देन। मेरे हस्बैंड के पास पड़ी है इतनी बुक्स उसके लिए, कविताएं जो मैंने लिखी थी। आई थिंक आई एम टॉकिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब बच्चे बड़े हुए, ये सब मैं करने लगी, तो मुझे एक चीज ध्यान में आई कि जैसे जैसे मेरी फिजिकल पावर बढ़ती गई ना, वैसे मुझे सूझने की जो क्षमता है वो और बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी जो है वो और बढ़ गई है। सो आई स्टार्टेड मेकिंग पोम्स फॉर more people, like the close friend circle and the relatives also. Like it was only for my husband initially, and that the circle expanded. तो जो प्रोडक्टिवली मेरे मन में आता है, किसी दूसरे इंसान के बारे में आता है, उसके बारे में काव्यात्मक तरीके से लिखना, वो मेरा फेवरेट मी टाइम होता है। और अभी तो फिलहाल कुछ सालों के लिए, जब तक मैं पावर लिफ्टिंग के गोल अचीव नहीं करती हूँ, तब तक भरतनाट्यम विल बी ऑन होल्ड, आई गेस सो, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम। और कभी कभी तो इतना बड़ा पीरियड इतना बिजी होता है, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई लुक एट माई वॉल ऑफ विजन, लाइक जिसमें मैंने लिखा होता है हैप्पी हेल्दी प्रॉस्परस स्ट्रॉन्ग फिट फुलफिल फैमिली, वो सब पढ़ के कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तक वो फिनिश हो जाता है। देन एट नाइट आई कम टू द बेड एंड मैं कब सो जाती हूँ मुझे पता भी नहीं चलता है। तो बहुत बार दिन ऐसे जाता है कि आई डोंट हैव टाइम, लाइक मैं भूल जाती हूँ कि मी टाइम नाम की कोई कंसेप्ट भी होती है। फिर रहे संडेज जो होते हैं, तो कुछ वीडियोस बनाने होते हैं, घर की सफाई होती है, बेडशीट धोने होते हैं। तो रोज की लाइफ है वो तो रुकने वाली है नहीं, काम तो चलता रहता है। लेकिन ये जो चीजें है ना, छोटी सी जो अच्छी लगती हैं, वो किताबें पढ़ना टर्न बाय टर्न। पहले तो मैं बिना सोए भी किताबें पढ़ती थी। नाउ आई डोंट हैव दैट लग्जरी बिकॉज आई हैव टू रिकवर फॉर माय नेक्स्ट वर्कआउट ऑल्सो। लेकिन ये जो चीजें हैं वो मैं प्रेफर करती हूँ करने के लिए। और बच्चों के साथ अभी ये 1.5-2 साल में बहुत बुरे हाल हैं, बाहर जाना नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों को लेके बाहर जाना और पार्क में पकड़म पकड़ाई खेलना ये मेरा बहुत, मतलब वो जब थकाते हैं ना, खुद भी थक जाते हैं, तो उसके बाद जो हंसी मजाक होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो भी मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। किताबें जो है वो मैंने पढ़ी है, सभी किताबें मैंने पढ़ी है मराठी और इंग्लिश में। सो इंग्लिश इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, ऑब्वियसली मराठी इज। एंड लेट मी टेल यू, मैंने हिंदी में एक भी बुक पढ़ी नहीं है, क्योंकि हिंदी मुझे स्कूल में नहीं थी। तो वो पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और बोलने के लिए मुझे बहुत कठिनाई महसूस होती है उसमें। लेकिन जब इंस्पायर करने की, ध्यान में रखने की, बच्चों को बताने की बात आती है, दैट इज बिकम द फैमिली एंथम फॉर मी। कि हम जब कोई सिचुएशन आती है तो हमेशा बोलते हैं, दैट इज हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसकी जो लास्ट पैराग्राफ है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। ये जो पोएम है उसमें का जो ये लास्ट स्टैंजा जो है, वो इतना इंस्पिरेशन, अभी भी मुझे वो गूज़बम्प देता है। मतलब आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, उसको अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है
तो इससे बड़ी चीज और कोई भी नहीं हो सकती है। कोई भी नॉलेज होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो ये वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लाइक ऐसा लिखा गया है, हम करेंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। समटाइम्स ऐसे भी होता है, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जो हमारा यश होता है, विक्ट्री होती है, वो एक्सपेक्ट करते हैं हर एक चीज में। मतलब मैंने ट्रीटमेंट दी, पेशेंट ठीक ही होना चाहिए। मैंने बच्चों को ऐसी सही सिखावट दी है तो उन्होंने सिर्फ वैसा ही करना चाहिए। मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, पावर लिफ्टिंग में हमेशा मैं पहली आनी चाहिए। लेकिन वो जो भगवत गीता के लाइंस है ना, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब यू पुट इन द एफर्ट्स लाइक डे आफ्टर डे, डे इन डे आउट, उसके बाद यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस और उसके साथ आपका लगाव हो जाता है, देन यश अपयश जो है वो मैटर नहीं करता है। सो दैट वाज द पोएम। जो हार्ड टाइम्स थे लाइफ में, कभी वो आते हैं, हर एक के लाइफ में होते हैं। सो वो जो है ना, ऐसे नौका के जैसे मुझे तैर के ले जाती है उस सिचुएशन से। सो दैट इज द the thing I always remember when I am in crisis, emotionally or mentally. मुझे जो लोग सुन रहे हैं, जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिनको ऐसे लगता है कि मैं भी उनके जैसी हूँ, उन्हें भी मेरे जैसे लाइफ के जो अलग अलग कॉर्नर्स है वो एक्सप्लोर करने हैं, जिंदगी में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, उनके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये चीज आपको करके देखनी है, तो एक चीज, दो चीज, तीन चीज जब तक करके देखोगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा। और स्पेशली लड़कियों को मुझे ये कहना है कि डोंट ट्राई टू बी थिन, लुकिंग थिन has no value in living your life fulfillingly। क्योंकि पतले लोगों को पूछो आप, उनकी सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई होती है क्या लाइफ में? So pursuing strength is always important for you to be happy and healthy in the life। और उसके लिए दिन का आधा एक घंटा जो है ना सुबह, वो हर कोई निकाल सकता है। जब आप वो निकालते हो तो आप डेली रूटीन और खाने की तरफ भी ध्यान देते हो। और जब कोई चीज सीखनी होती है तो वही आपका एंथुजियाज्म जो होता है, जो आपको डेली शॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग का डोपामिन जो होता है वो मिलता है। सो यू गेट दैट हाई, नेचुरल हाई early in the morning or in the evening when you practice your physical activity। तो उसके बाद आप अच्छा खाते हो, रात को अच्छा सोते हो, आपके रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे हो जाते हैं। यू गेट न्यू आइडियाज रिगार्डिंग एक्सपांडिंग योर बिजनेस और मेकिंग मनी और लिविंग फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ। तो जो कुछ भी चाहिए वो सब पॉसिबल है, सिर्फ वो बिलीव करना सीखना चाहिए। और लोग तो कहने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव कहेंगे, कुछ नेगेटिव कहेंगे, वो ना आपको गधे पे बैठ के चलने देंगे, ना उसको सिर पे उठा के चलने देंगे। तो लोगों का कहना जो है वो कितना माइंड पे लेना है, उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट खुद पे डालना है, वो रिस्ट्रिक्ट करना सीखना बहुत जरूरी है। और चूज who you follow very wisely, because these are the people who are going to impact the way you think and the way you live, because living is much more different than what you see on the screen। वो मैं शेयर करना चाहूंगी मेरे सब दोस्तों के साथ, जो सुन रहे हैं उनके साथ।